स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर के एक रिसेंट इंटरव्यू का एक पार्ट पिछले हफ्ते बहुत तेजी से वायरल हुआ। ये तो डॉक्टर जयशंकर आए दिन ग्लोबल हेडलाइंस को डोमिनेट करते रहते हैं। शायद ही उनकी कोई फियर स्टेटमेंट्स दुनिया के वैलिडेशन से छूट पाती हो, किंतु इस बार बात थोड़ी अलग है। जी हाँ दोस्तों, हम उसी डिस्कशन की बात कर रहे हैं जिसमें डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यदि आप मुझसे दुनिया के बेस्ट डिप्लोमेट का नाम पूछेंगे तो मैं लॉर्ड कृष्ण और लॉर्ड हनुमान का नाम लूंगा। हनुमान जी की मल्टीपर्पज डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल लेते हुए वो बताते हैं कि कैसे जब जरूरत आन पड़ी तो वो केवल डिप्लोमेसी तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने लंका में इंटेलिजेंस और डिफेंस ऑपरेशंस को भी अंजाम दिया। उसी तरह आज यदि आप किसी और इंडियन स्कॉलर से पूछेंगे कि वर्ल्ड की बेस्ट डिप्लोमेटिक ट्रीटीज का नाम बताइए तो हाई चांसेस हैं कि वो मैकियावेली की द प्रिंस का नाम ले। लेकिन डॉक्टर जयशंकर का मानना है कि आज जियोपॉलिटिक्स में जो भी कुछ हो रहा है उसको महाभारत से बढ़कर कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दोस्तों, प्रेजेंट डे ग्लोबल पॉलिटिक्स में फ्रेंड और फोर्स से भरा एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, बैलेंस ऑफ पावर और क्लैश ऑफ वैल्यूज सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। भले ही वेस्टर्न पावर्स इस चीज को एडमिट ना करें, भले ही वो अपनी अलग एक्सपेक्टेशंस रखती हो, किंतु ये एक रियलिटी है जो कहीं ना कहीं दुनिया के हर देश को हॉन्ट करती है। किंतु यदि आप गौर करें तो ये सभी फीचर्स इंडिया के उस दौर के साथ मेल खाते हैं जो हमारी पावरफुल एपिक महाभारत ने कैप्चर किए। आज का ग्लोबल ऑर्डर उसी कुरुक्षेत्र का मैदान है जो सदियों पहले भारतवर्ष की भूमि पर जन्मा था, और इसमें इंडिया का पॉलिटिकल स्टैंड वही भूमिका निभा रहा है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने निभाया था। अब सवाल है कि महाभारत ही क्यों? इसका जवाब भी इसी में छिपा है। धर्मेचा अर्थेचा कामेचा मोक्षेचा भरत ऋषभा यदि हास्ति तद्यंत्र यन्य हास्ति न तत् क्वचित। इसका मतलब है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को लेकर इस वर्ल्ड में जो भी एग्जिस्ट करता है वो इस महाभारत में एग्जिस्ट करता है, और जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता वो दुनिया में और कहीं भी नहीं करता। महाभारत का यह श्लोक इसके स्केल और स्कोप को बहुत अच्छे से बयां करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमारी प्रेजेंट फॉरेन पॉलिसी का क्या कनेक्शन है, तो आपको बता दें कि मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का कोई भी मेजर स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट उठा लीजिए, उस सब का इक्विवेलेंट हमारे महाभारत में देखने को मिलता है। आज जब इंडिया राइज कर रहा है तो यह सवाल उठना लाजमी है कि इंडिया किस तरह की पावर बनने वाला है। एक ऐसा सवाल है जो केवल आउटसाइड वर्ल्ड ही नहीं बल्कि हम इंडियंस को भी खुद से पूछना चाहिए। इसके रिस्पॉन्स में डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि जवाब इंडिया के खुद के स्ट्रैटेजिक कल्चर में छिपा है। आज इंडिया जिन चैलेंजेस से घिरा हुआ है, जिस तरह के फ्यूचर का एम्बिशन रखता है और दुनिया किस तरह के इंडिया की कल्पना कर सकता है, उस सब का जवाब हमें हमारे स्ट्रैटेजिक कल्चर में देखने को मिलता है, और महाभारत इस कल्चर का एक बेहद सिग्निफिकेंट पार्ट है। इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में मॉडर्न डे इंडिया के थॉट प्रोसेस, चॉइसेस और डायलेमास, इन सब का जवाब हमें महाभारत में देखने को मिलता है। जिस तरह हम वेस्टर्न स्ट्रैटेजिक ट्रेडिशन को मैकियावेली के प्रिंस या चाइना को उनके 3 किंगडम से रिफर के बगैर नहीं समझा जा सकता, उसी तरह इंडिया के स्ट्रैटेजिक कल्चर को महाभारत की स्टडी के बिना समझना नामुमकिन है। दोस्तों, इस इवेंट में तो उन्होंने अपनी इस महाभारत डिप्लोमेसी की केवल एक झलक भर दी, किंतु इस डिस्कशन का असल भंडार हमें उनकी बुक द इंडियन वे के एक बेहद अहम चैप्टर कृष्णास ट्राइज में देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए डॉक्टर जयशंकर के सबसे फेवरेट चैप्टर को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि महाभारत से हम किस तरह डिप्लोमेसी सीख सकते हैं। किंतु आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है, क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी IQ अब सबके लिए लेकर आया है SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। इसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। CSAT की वर्कशॉप्स होंगी, और साथ में आपको मिलेंगे यूपीएससी की मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। दोस्तों, SIP प्रोग्राम का ये लास्ट बैच है जिसमें क्लासेस की स्टार्टिंग आज यानी 7 फरवरी शाम 7 बजे से हो रही है। आपको AG लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है, जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे, और मात्र 6,000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं।
तो आइए सबसे पहले आपको इस इवेंट के बारे में ब्रीफ करते हैं। 28 जनवरी 2023 को पुणे में डॉक्टर जयशंकर की बुक द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड का मराठी वर्जन लॉन्च हुआ। इस वर्जन का नाम था भारत मार्ग। इस बुक लॉन्च इवेंट में उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत इस बदलते दौर में इंडियन फॉरेन पॉलिसी के कुछ बेसिक टेनेट्स के साथ की। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि फॉरेन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आती है और ये बात लगभग दुनिया के सभी देशों पर लागू होती है। तो जब कोई देश इंडिया जैसा वास्ट हो तो फॉरेन पॉलिसी को कल्टीवेट करने का काम केवल देश के कैपिटल तक ही सीमित नहीं रह जाता। डॉक्टर जयशंकर ने इसी बात को समझते हुए कहा कि यदि हम नॉर्थ इंडिया के व्यक्ति से एंशियंट इंडियन नेवी के बारे में पूछेंगे तो हाई चांसेस हैं कि वो उसके बारे में ज़्यादा ना जानते हों। किंतु यही सवाल अगर इंडिया के सदर्न कोस्टल स्टेट से किया जाए तो वो प्राउडली हमारे सदर्न किंगडम की नेवल माइट का बखान करेंगे। दोस्तों, यहाँ डॉक्टर जयशंकर एक आइडियल फॉरेन पॉलिसी के ब्लूप्रिंट साझा कर रहे हैं। उनके मुताबिक एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी वो है जिसमें हर एक स्टेट, हर एक सिटीजन का इंटरेस्ट और वेलफेयर इन्वॉल्व हो। हमारी फॉरेन पॉलिसी को दिल्ली के आइवरी टावर्स के बियॉन्ड एक्सपैंड करना बेहद जरूरी है। इंडिया ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी से जुड़े इवेंट्स को देश के अलग अलग कोनों में जिस तरह शेड्यूल किया है वो हमारी प्रेजेंट फॉरेन पॉलिसी के इसी फ्यूचर को बयां करता है। वो कहते हैं कि आज फॉरेन पॉलिसी हमारे बॉर्डर्स के उस पार शुरू नहीं होती बल्कि हम सब के घरों से शुरू होती है और घरों पर ही आकर खत्म होती है। इसके लिए वो यूक्रेन वॉर और कोविड-19 जैसी महामारी का उदाहरण देते हैं। ये इवेंट्स भले ही हमारे बॉर्डर्स के उस पार डेवलप हुए और इंडिया समेत हर देश की फॉरेन पॉलिसी ने इन पर अलग इम्पैक्ट क्रिएट किया, किंतु उसका असर हम सबके घरों तक पहुंचा है। इसीलिए वो कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी का मासेस की फॉरेन पॉलिसी होना यानी पीपल सेंट्रिक होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद उन्होंने आज की दुनिया की सबसे बड़ी रियलिटी ग्लोबलाइजेशन की बात की। पिछले कुछ सालों में ग्लोबलाइजेशन का जो मॉडल प्रिवेल किया वो चाइना के अराउंड सेंटर्ड था। चाइना वेस्टर्न वर्ल्ड के बड़े बड़े जायंट्स के लिए प्रॉफिट का एक बड़ा सोर्स बन चुका था, किंतु कोविड-19 ने इस मॉडल को एक बड़ा झटका दिया, जिसके रिस्पॉन्स में दुनिया ने चाइना +1 स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट किया और ये स्ट्रैटेजी इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई। किंतु इसके फुल पोटेंशियल को रीप करने के लिए हमें चाहिए कि सबसे पहले इंडिया की खुद की सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा मजबूत हो। हमारी इंडस्ट्रीज, हमारा एग्रीकल्चर, हमारी वर्कफोर्स, हमारा मैनेजमेंट और हमारी टेक्नोलॉजी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। वो इंडिया वे को 6 पिलर्स में क्लब करते हैं, जिसमें सबसे पहला पिलर है आत्मनिर्भरता। वो कहते हैं कि यदि इंडिया को ग्रेट पावर बनाने का कोई फॉर्मूला है तो वो है मेक इन इंडिया, और ये कोई फार फेच्ड ड्रीम नहीं है। दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल और इफेक्टिव वैक्सीन का इंडिया में बनना, आईफोन की फैक्ट्रीज का इंडिया आना और रिपब्लिक डे की परेड में इंडिया द्वारा बनाए गए डिफेंस वेपन्स का डोमिनेट करना, ये सब यही दिखाता है कि इंडिया इस टेंजेंट पर ऑलरेडी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है आत्मविश्वास। एक इमर्जिंग सुपर पावर को ग्लोबल स्टेज पर यदि हर एक पार्टनर से एंगेज करना है और अपने लिए हर एक ऑप्शन को ओपन रखना है तो उसके लिए खुद में आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। जो देश सबके साथ कोऑपरेट करे, सबको एक साथ लेकर चल सकता है, वही एक ग्लोबल लीडर बनकर दुनिया को लीड कर सकता है। इसके अलावा इंडिया केवल इंडियंस के वेलफेयर पर ही फोकस नहीं है, बल्कि इस इंडिया वे के 2 अहम पिलर्स दूसरे देशों के सिटीजन्स और इंडियन डायस्पोरा पर भी फोकस्ड हैं। जब भी किसी पड़ोसी देश पर कोई आपदा आई है तो इंडिया ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनने का एक शानदार रिकॉर्ड स्टैब्लिश किया है। उदाहरण के तौर पर जब कोविड-19 पैंडेमिक की शुरुआत में इंडिया की फ्लाइट रेस्क्यू मिशन के लिए वुहान गई तो केवल इंडियंस ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देशों के लोगों को भी वापस लेकर आई। तो कुल मिलाकर वसुधैव कुटुंबकम, जन कल्याण और जग कल्याण के प्रिंसिपल्स इस फॉरेन पॉलिसी के फाउंडिंग स्टोन्स हैं। ये इंडिया वे नेशनलिस्ट होने के साथ साथ इंटरनेशनलिस्ट भी है। तो दोस्तों, इस तरह डॉक्टर जयशंकर ने इस इवेंट में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अलग अलग पहलुओं पर बात की, किंतु जो चीज इस इवेंट की हाईलाइट बनी वो थी महाभारत डिप्लोमेसी। और वो क्यों, आइए देखते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर की बुक द इंडिया वे का 3rd चैप्टर है कृष्णाज चॉइस, द स्ट्रैटेजिक कल्चर ऑफ अ राइजिंग पावर। इस चैप्टर की शुरुआत होती है गोथे के इस कोट से, अ नेशन दैट डजंट ऑनर इट्स पास्ट हैज नो फ्यूचर। यानी जो देश अपने इतिहास से सबक नहीं लेता उसका भविष्य अंधकार भरा होता है। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर ने हमेशा इतिहास पर बहुत बल दिया है। अपनी हिस्ट्री की शार्प अवेयरनेस उनकी डॉक्ट्रिन का एक अहम कंपोनेंट रही है। वो कहते हैं कि इंडिया के इतिहास में ऐसे बहुत से ब्लंडर्स हुए हैं जहां उसने अपनी गलतियों से नहीं सीखा, जिसका भुगतान ये देश आज तक करता आ रहा है। और अगर आज भी
हम इतिहास के सिखाए गए लेसन अप्लाई नहीं करेंगे तो ये नए ब्लंडर्स को अंजाम देंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में उनकी इस बुक का ये चैप्टर इंडिया को उसके एंशिएंट ट्रेडिशन से अवगत कराने का काम करता है। डॉक्टर जयशंकर समझाते हैं कि महाभारत का इंडिया भी आज के वर्ल्ड ऑर्डर की तरह मल्टीपोलर था। उसमें अलग अलग किंगडम्स थे जिन्होंने अलग अलग गुटों की साइड्स ली हुई थी। इसकी लीडिंग पावर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रही थी। इनमें से बलराम और रुक्मा की तरह कुछ नॉन अलाइंड पोल्स भी थे, किंतु जब इन पोल्स की फियर्स राइवलरी कंटेन नहीं हो पाई तो बाकी पावर्स को भी मजबूरन उनके साइड्स लेनी पड़ी। फिर कॉस्ट और बेनिफिट्स का एनालिसिस करके जो इन पावर्स के द्वारा चॉइसेस अडॉप्ट की गई, उसी ने उस दौर की जियोपॉलिटिक्स को डिफाइन किया और यही कहानी आज भी लागू होती है। आज हम देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टेट पार्टीज मेजर पॉलिसी डिसीजंस लेते वक्त उनके कंसिक्वेंसेस से डिस्करेज होकर डायलेमा में फंस जाती हैं। महाभारत के ग्रेट पांडवा वॉरियर अर्जुन भी बैटलफील्ड में खुद को इसी डायलेमा में फंसे पाते हैं। यहाँ पर कैपेबिलिटीज की कमी नहीं, किंतु कंसिक्वेंसेस का डर है जो अर्जुन को इस दुविधा में डाल देता है। किंतु टेररिज्म के अगेंस्ट अपनी लड़ाई में इंडिया भी अपने आप को एक ऐसी ही सिचुएशन में पाता है। रिस्क का डर हमारे इस रिजॉल्व को कमजोर कर देता है। किंतु जिस तरह श्री कृष्ण के समझाने पर अर्जुन ने एक राइटियस वॉरियर की तरह कंसिक्वेंसेस को फेस करने का रिस्क लिया, उसी तरह इंडिया को भी अपने विल पावर को और मजबूत करने की जरूरत है। महाभारत के इंडिविजुअल वॉरियर की तरह अपने नेशनल इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक गोल्स को सिक्योर करना ही एक धर्म है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर इतना पावरफुल है कि आखिर में उसी की जीत निश्चित है, किंतु अर्जुन की चॉइस से हमें ये सीखने को मिलता है कि कंसिक्वेंसेस कितने भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागना है। पांडव नंबर में बहुत कम थे, किंतु आखिर में जीत उन्हीं की हुई। इतने कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट में जब कंस्ट्रेंट्स की बात होती है तो एक बार फिर हमें अर्जुन के डायलेमा की ध्यान आती है। महाभारत की तरह ही हमारे करंट स्ट्रैटेजिक लैंडस्केप में कॉम्पिटिटर्स के ऊपर अलग अलग तरह के कंस्ट्रेंट्स ऑपरेट करते हैं। उस एरा में ह्यूमन इमोशन से इमिनेट होते थे। उदाहरण के लिए भीष्म और द्रोण दोनों ही अपने पांडव के अगेंस्ट लड़ने में भारी रिलेक्टेंस शो करते हैं, किंतु आज के कंस्ट्रेंट्स इतने इमोशनल ना होकर स्ट्रक्चरल लेवल पर इमर्ज होते हैं। न्यूक्लियर डिटरेंस, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड इसके सबसे प्रोमिनेंट उदाहरण है। इसके अलावा डॉक्टर जयशंकर यहाँ स्ट्रैटेजिक पेशेंस की बात करते हैं। जिस तरह श्री कृष्णा ने शिशुपाल के 100 गुना माफ किए, उसी तरह इंडिया भी पाकिस्तान के साथ स्ट्रैटेजिक पेशेंस बरत रहा है, क्योंकि इतिहास हमें बताता है कि जो देश ये स्ट्रैटेजिक पेशेंस नहीं प्रैक्टिस करते हैं वो बहुत बार बड़े बड़े डिजास्टर्स का कारण बन जाता है। यूएस का इराक इन्वेजन इस बात का जीता जागता उदाहरण है। यूज ऑफ फोर्स एक ऑप्शन होना चाहिए, किंतु ये फर्स्ट ऑप्शन कभी भी नहीं होना चाहिए। और जैसा महाभारत हमें सिखाती है, ये ऑप्शन केवल सीरियल ऑफेंडर्स के लिए रिजर्व्ड होना चाहिए। किंतु जिस तरह पांडव अपने रिलेटिव्स भी चूज नहीं कर पाए, उसी तरह हमें भी अपने नेबर्स की चॉइस नहीं मिली। इसीलिए हमें भी इस रियलिटी से कन्फ्रंट करने की जरूरत है। इसके अलावा जब अर्जुन के आगे कृष्णा की आर्मी या बिना किसी वेपन्स के खुद कृष्णा के पार्टिसिपेशन में से एक को चूज करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर श्री कृष्णा को चुना, जबकि दुर्योधन श्री कृष्णा के पोटेंशियल को समझने में फेल हो गया। और आज हम नेशनल सिक्योरिटी के लिए अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को एनहांस करने की बात करते हैं, तो इंडिया को भी अर्जुन की ही तरह दुनिया से 4 कदम आगे की सोचनी होगी। आज अपनी ट्रेडिशनल आर्म्स की कैपेसिटीज के साथ साथ इंडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा एनालिटिक्स और एडवांस सर्विलेंस जैसे फील्ड में एक्सेल करने की जरूरत है। लेकिन इतना भी काफी नहीं है। अपने कार्ड्स की क्वालिटी से आगे बढ़कर इन कार्ड्स को कब और किस तरह प्ले करना है, ये भी बेहद जरूरी है। इसी कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर जयशंकर स्ट्रैटेजिक डिसेप्शन की बात करते हैं। महाभारत में हमें इसके भर भर के एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि वॉर के 14th डे पर श्री कृष्णा ने कुरुक्षेत्र में सनसेट को समय से पहले करा दिया। कर्ण को डिसेप्शन से उस समय मारा गया जब वो अनआर्म्ड और अनप्रिपेयर्ड थे, जब वो अपने रथ का पहिया चलाने की कोशिश कर रहे थे। उसी तरह युधिष्ठिर, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, उन्होंने बैटलफील्ड में गुरु द्रोणा को स्ट्रेटेजिकली विश्वास दिला दिया कि उनका सन अश्वत्थामा मारा गया है, जबकि असल में अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा गया था। यानी श्री युधिष्ठिर ने झूठ भी नहीं बोला और उनका काम भी हो गया। इसी तरह उन्होंने शिखंडी का एग्जाम्पल दिया, जिन्हें श्री कृष्णा ने भीष्म पितामह को किल करने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, असल में तो ये डिसेप्शन ही था, किंतु उस समय एक बड़े कॉज के लिए टैक्टिकली यही सही था।
आज हम रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं और करनी भी चाहिए, तभी इस दुनिया में पीस और ऑर्डर मेंटेन हो सकता है। किंतु महाभारत हमें सिखाती है कि किस तरह जब सवाल किसी बड़े और नेक मकसद का हो तो वॉरियर्स को रूल से डिविएट होना पड़ता है। डॉक्टर जयशंकर ऐसे बहुत से उदाहरण देते हैं जब महाभारत में वॉर के कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया गया, किंतु अंत में जीत अच्छे कॉज की हुई है। किंतु दोस्तों, यहाँ एक रूल अबाइडिंग और रिस्पॉन्सिबल प्लेयर होने की छवि के एडवांटेजेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब न्यूक्लियर एस्पिरेशंस को अकोमोडेट करने की बात हुई तो जाहिर है कि दुनिया को पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया पर भरोसा रहा। इसीलिए इंटरनेशनल स्टेज पर एक रूल अबाइडिंग कंट्री होने की रेपुटेशन बहुत से सब्सटेंशियल बेनिफिट्स अपने साथ लेकर आती है। यानी रूल के साथ खेलना जियोपॉलिटिकल गेम्स का एक अहम हिस्सा है। किंतु जब बात नई दुनिया के निर्माण की हो तो अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर्स पुराने रूल्स को तोड़कर नए रूल सेट करते हैं और ये इतिहास की पुरानी रीत रही है। इसके अलावा डॉक्टर जयशंकर रेजिम चेंज की बात करते हैं। रेजिम चेंज का कॉन्सेप्ट भी उतना ही पुराना है जितना पुराना नेशन स्टेट्स का एग्जिस्टेंस। महाभारत में श्री कृष्णा जरासंध को एलिमिनेट करके एक इमीडिएट चैलेंज को तो खत्म करते ही हैं, साथ ही साथ वो युधिष्ठिर के राजा बनने की पद की बाधाओं को भी दूर कर देते हैं। जरासंध को मारकर एक ग्लोबल गुड के नाम पर नेशनल गोल्स भी पूरे किए गए। यहाँ पर वो अपना एक पुराना हिसाब भी चुकता करते हैं। असल में जरासंध ने उनके 98 प्रिंसेस को बंदी बना रखा था और जैसे ही ये नंबर 100 तक पहुंचा वो उन सभी को मार देता और जरासंध की इमीडिएट किलिंग इसलिए भी बहुत जरूरी हो चुकी थी। रेजिम चेंज का ये ऑपरेशन हमें दिखाता है कि कैसे कुछ लेस पावरफुल नेशंस के ग्रुप जब एक साथ आए तो उन्होंने एक डोमिनेंट ओपोनेंट को भी ओवर पावर कर दिया और हमें इसका इक्विवेलेंट साउथ साउथ कोऑपरेशन में देखने को मिलता है। दोस्तों, यूं तो ये टर्म यानी कि रेजिम चेंज एक नेगेटिव कॉन्वोकेशन कैरी करता है। कोल्ड वॉर के दौरान यूएस और यूएसएसआर दोनों ने ही दुनिया भर के देशों में इसको अंजाम दिया, किंतु यदि इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग एथिकल फाउंडेशन मौजूद हो तो इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। उसी तरह डॉक्टर जयशंकर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को लेवरेज करने की बात करते हैं। जैसा कि हमने देखा, कौरवास और पांडवास को मिलिट्री टर्म्स में 11:7 के रेशियो में आउट नंबर कर रहे थे। जैसा कि हमने देखा, कौरव पांडव को मिलिट्री टर्म्स में 11:7 के साथ आउट नंबर कर रहे थे। ऐसे में पांडव ने कभी भी एक्सटर्नल हेल्प लेने में रिलक्टेंस शो नहीं की। उन्होंने वक्त वक्त पर वेपन्स और सपोर्ट के लिए सीधा भगवान के दरवाजे खटखटा दिए। तो दोस्तों, अपनी कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करना तो हर तरीके से जरूरी है ही, किंतु महाभारत हमें सिखाती है कि हमें अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और फॉरेन एक्टर्स के इन्फ्लुएंस और पावर को भी टैप करना आना चाहिए। आगे चलकर डॉक्टर जयशंकर एक्सप्लेन करते हैं कि भले ही पांडवास ने अपनी जिंदगी का लंबा समय विक्टिम्स के रूप में स्पेंड किया, किंतु उनका ये विक्टिमहुड वेस्ट नहीं किया। अपने वैल्योर और नोबिलिटी के जरिए उनका नैरेटिव खुद ब खुद उनके फेवर में पॉजिटिवली शेप होता रहा। बचपन से ही उनके साथ जो अन्याय हुए उन सभी ने उनको पब्लिक ओपिनियन में एक अपर हैंड प्रोवाइड किया। डॉक्टर जयशंकर बताते हैं कि एक हाई मोरल ग्राउंड ऑक्युपाई करने और नैरेटिव के फॉर्मेशन में स्ट्रॉन्ग लिंकेज होता है। इतिहास में सभी पावर्स ने अपने नैरेटिव को शेप करने में यही फॉर्मूला अपनाया है। उदाहरण के लिए, कोल्ड वॉर के दौरान एक साइड ने डेमोक्रेसी, पर्सनल फ्रीडम और मार्केट इकोनॉमी के विजन को दुनिया के सामने परोसा, जबकि दूसरे साइड ने सोशल जस्टिस और कॉमन गुड के आर्गुमेंट्स को आगे रखा। उसी तरह चाइना ने अपने राइज के दौरान अपनी प्रॉस्पेरिटी के नैरेटिव को सेल किया। यूरोपियन यूनियन ने ग्लोबल इश्यूज का चैंपियन बनकर खुद को दुनिया के सामने रीइन्वेंट किया। उसी तरह आज जब इंडिया भी अपने एम्बिशियस राइज के पाथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है तो उसको भी अपना एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव प्रोपेगेट करना होगा और ये तय करना होगा कि वो वर्ल्ड को क्या देना चाहता है, क्योंकि इंडिया जैसा पॉपुलस और इकोनॉमिक जॉइंट आज बिना किसी स्ट्रॉन्ग मैसेज के आगे नहीं बढ़ सकता है। किंतु वो मैसेज जो भी हो, एक बात तो तय है और वो ये कि एक इंटरनेशनलिस्ट के तौर पर इंडिया वर्ल्ड को हमेशा अपने से ज्यादा ही देने वाला है। साथ ही पास्ट में इंडिया एक ग्रुप मेंटालिटी और नॉन इन्वॉल्वमेंट में कंफर्ट देखता है, किंतु यदि आज उसको अपना लक्ष्य हासिल करना है तो उसके लिए इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, महाभारत में हम देखते हैं कि किस तरह पांडवास अलग अलग मदर से बॉन्ड होकर कोई ना कोई यूनिक स्किल सेट ओन करते हैं, जो इन पांचों भाइयों की सबसे बड़ी कलेक्टिव स्ट्रेंथ थी। आज इंडिया में भी हमें वही डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और इसी डाइवर्सिटी का सक्सेसफुल इंटीग्रेशन हमारी सबसे बेसिक स्ट्रेंथ है और इसी की बदौलत बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ा और जीता जा सकता है। अंत में वो लिखते हैं कि जिस तरह पूरे महाभारत का डिटरमाइनिंग फैक्टर श्री कृष्ण थे, यदि हमें भी
श्री कृष्णा की तरह कूटनीति के इस गेम को मास्टर करना है तो इंडिया को भी उन्हीं की तरह एक ब्रॉड विजन, स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी और टैक्टिकल सॉल्यूशंस के साथ काम करना होगा। कुल मिलाकर आज इंडिया जब दुनिया में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए तैयार खड़ा है तो उसको खुद को अपने ही ट्रेडिशनल रूट से इक्विप करना होगा। एंड इट इज सर्टेनली पॉसिबल इन एन इंडिया दैट इज नाउ मोर भारत। एंड विद दिस सेइंग माय फ्रेंड्स, लेट्स कॉल एन एंड फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है, उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक प्रश्न हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट आर द 5 मेजर अकम्पलिशमेंट्स दैट इंडिया हैज़ मेड व्हाइल वॉकिंग ऑन द इंडिया वे। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।